दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 115। मैं चाहता था कि विनोद पांडे को यहीं छाप लो, मगर उसके लिए मुझे इंतज़ार करना था। अभी पुलिस आने वाली थी। आधा पौन घंटा तो वही लोग लेते, फिर घर वालों के सोने में मजीद आधा घंटा लगता। इस लिहाज से 1.5 घंटे तक मुझे सिर्फ इंतज़ार करना था। मैंने कलाई पर बंधी हुई रेडियम डायल वाली घड़ी पर नज़र डाली। 2:10 हुए थे। मैं तैमूर की तरफ से भी फिक्रमंद था। वो यूं खामोश बैठने वाला नहीं था। यही समझता कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। वो अपने तौर पर कोई न कोई कार्रवाई कर सकता था। मैं उसे कुछ करने से रोक भी नहीं सकता था। ऐसे ही मौक़ों पर मुझे शिद्दत से ट्रांसमीटर की कमी महसूस होती थी। मैं यही सब सोचता रहा और वक़्त सुस्त रवि से गुजरता रहा। मुझे ये भी खदशा था कि इस दौरान में विनोद पांडे ये घर न छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। विनोद पांडे के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। भारत का गैर कानूनी सफ़र किया था और अब तक मुसलसल धक्के खाता फिर रहा था। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सड़क की तरफ से जीप के इंजन की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि पुलिस पहुंच गई है। मैंने फैसला कर लिया कि पुलिस के जाते ही कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ज़्यादा इंतज़ार करना मुनासिब नहीं था। वक़्त फिर चींटी की रफ्तार से गुजरता रहा। उर्मिला शायद गहरी नींद सो चुकी थी। उसके सांसों की आवाज़ सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई और जीप की रवानगी के बाद फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। मैंने चंद मिनट मज़ीद इंतज़ार किया, फिर आहिस्तगी से बाहर निकल आया। वो लड़की बिलाशुबा पुरकशिश थी। उसका जिस्म रेशमी लियाफ में छुपा हुआ था। चेहरा सिर्फ बाहर था। वो बहुत गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हे को तो मुझे इस पर तरस आया, मगर फिर मुझे विनोद पांडे का ख्याल आ गया। मैं उसी की मदद से विनोद पांडे को पकड़ सकता था। मैंने आस्था से उर्मिला का शाना हिलाया। उसने करवट बदलने की कोशिश की। मैंने फिर उसका शाना हिला दिया। उर्मिला ने चौंक कर आंखें खोल दी। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने की आंखों में खौफ फैल गया। फिर उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने झपट के उसके मुंह पर मजबूती से हाथ जमा दिया और गुर्रा कर बोला, आवाज़ निकाली तो गर्दन मरोड़ दूंगा। उसकी आंखें दहशत से मजीद फैल गई। मेरी आंखों से उसे गुस्से और दहशत नजर आ रही थी, मगर वो खामोश थी। मेरी बात गौर से सुनो लड़की, मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे मालूम करना है, अगर तुम शोर ना मचाने का वादा करो तो मैं तुम्हारा मुंह खोल दे सकता हूँ। उर्मिला ने इस बात में गर्दन हिलाई तो मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया, मगर उसकी तरफ से चुकन्ना भी था। अगर वो दोबारा चीखने की कोशिश करे तो उसे फिर दबोच सकूं। उर्मिला ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बस गहरे गहरे सांस लेती रही। अलबत्ता वो उठकर बैठ गई। अब उसकी आंखों में वहशत भी नहीं थी। अचानक मेरी नज़र दाएं हाथ की तरफ रखी हुई ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो आईने में एक मुझे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर फिर ये सोचकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई कि वो मेरा ही अक्स था। मुझे पागलों की तरह हंसना देखकर उर्मिला एक दफ़ा फिर सहम गई। ऐसे शख्स को लोग पागल ही तो समझेंगे जो अपना ही अक्स देखकर पागलों की तरह हंसने लगे।
फिर मैं संजीदा होकर बोला, डरो मत उर्मिला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो तुम मेरा नाम भी जानते हो। वो हैत भरे अंदाज में घूरने लगी। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है उर्मिला के विनोद पांडे किस कमरे में सो रहा है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, विनोद पांडे? उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, कौन विनोद पांडे? वो आदमी जो तुम्हारे घर में ठहरा हुआ है। मैंने कहा, तुम शायद केदार जी की बात कर रहे हो, हमारे घर में तो वही ठहरे हुए हैं। उर्मिला ने जवाब दिया, उनका नाम केदार मोहरा है। गोया विनोद पांडे ने यहाँ अपना नाम केदार मोहरा बताया हुआ था। मैंने जल्दी से कहा, हाँ वही, इस कमरे में ठहरा हुआ है वो। हुए हैं। फिर वो चौंक कर बोली, मगर तुम मेरे कमरे में कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद है। मैं बंद दरवाज़ों में से भी धुआं बनकर गुजर जाता हूँ। तुम मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग तुमने की थी? उसने पूछा। आखिर पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। फायरिंग? मैंने चौंक कर पूछा, कब हुई थी फायरिंग? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ हूँ। यहाँ तो फायरिंग नहीं हुई। शायद तुम पूरी तरह जागी नहीं हो या फिर तुम्हारे कान बज रहे हैं। फिर मैं झिझला कर बोला, चलो मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। तुम क्या उसे कत्ल कर दोगे? उसने घबरा कर पूछा। कत्ल करना कौन सी बड़ी बात है? मैंने अब तक बहुत से कत्ल किए हैं, मगर इस वक्त मेरा इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं। तुम्हारी मेहमान से भी कुछ मालूमात हासिल करना है, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? उर्मिला ने तनक कर कहा, तो मजबूरन तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैंने उसे देखते ही झटके से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। जब मैंने उसका सेफ्टी कैच हटाया तो उर्मिला का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसने खौफजदा अंदाज में मुझे देखा और थूक निकल कर बोली, आओ मेरे साथ। मगर एक बात समझ लो, मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल रायत नहीं करूँगा। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। वो छोटा सा बरामदा था, चंद कदम के फासले पर जीना था। उर्मिला आहिस्ता आहिस्ता जीने की तरफ बढ़ी। मैं चुकन्ने अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। जीना खत्म हुआ तो हम एक बरामदे में खड़े थे। वहाँ एक कतार में 4 कमरे थे और आखिरी से पहले कमरे के सामने पहुंचकर उर्मिला रुक गई और सरगोशी में बोली, वो इस कमरे में है। उसने से दरवाज़ा खुलवाओ, मैंने भी सरगोशी में उसे कहा। फिर मैंने आगे बढ़कर फुर्ती से बरामदे की लाइट ऑफ कर दी। बरामदा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं दरवाजे के साथ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इस दौरान उर्मिला दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। चंद लम्हे बाद विनोद पांडे की गनूदा आवाज़ सुनाई दी, कौन है? मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। महीनों की जान तोड़ कोशिश और मेहनत का फल मुझे मिलने वाला था। पाकिस्तान से लेकर भारत तक इस मजदूर ने मुझे बहुत दौड़ाया था। मैं हूँ उर्मिला। उर्मिला? विनोद पांडे बुड़बड़ाया, तुम कैसे आई? शायद यकीन नहीं आ रहा था कि दरवाजे पर उर्मिला ही है। फिर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अचानक उर्मिला का बाजू पकड़कर अंदर घसीट लिया। फिर इससे पहले कि वो दरवाज़ा दोबारा बंद करता, मैं फुर्ती से दरवाजे के बीच में पैर अड़ा के खड़ा हो गया। दूसरे ही लम्हे दरवाजे को धक्का देकर मैं गया। विनोद पांडे मेरी त्वक्कों से भी ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने उछल कर फ्लाइंग किक मारी। मेरे सीने और दाएं शाने पर ज़बरदस्त चोट लगी और झटके से मेरा रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। विनोद पांडे ने उछलकर दूसरा वार करना चाहा, मगर अब मैं मजीद लाते खाने के मूड में नहीं था। मैंने तिरछे होकर उसकी टांग पकड़ी और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसकी टांग छोड़कर एकदम उस पर छलांग लगा दी। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर कामयाब न हो सका। मैंने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा था। ज्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारे दोनों हाथ शाने से उखड़ जाएंगे पांडे, मैंने घुरा कर कहा। मुझसे क्या चाहते हो? वो आंपते हुए बोला। इतने भोले मत बनो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मगर वो तो देखो। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने उसे टोक दिया। मैं जानता हूँ कि अल्बर्ट आया हुआ है और तुम इससे कोई डील करने वाले हो। उसने तवील सांस लिया और बोला, अगर तुम ये जानते हो तो
तो ये भी जानते होंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो, मैं बनाकर बोला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इंडिया आया हूँ। मैं जानता हूँ, विनोद पांडे सर हिलाकर बोला। तुम्हारे बारे में एक एक पल की इन्फॉर्मेशन थी मुझे, फिर अचानक ही तुम गायब हो गए थे। इसके बाद से अब तक देख रहा हूँ तुम्हें, मगर मेरी बात का यकीन करो, वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है। नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बेकार है। यह कहकर मैंने अचानक इसकी गर्दन दबोच ली और उसकी आंखों में हैरत के साए लहराए। फिर वो बुरी तरह मचलने लगा, क्योंकि मैंने अपनी गिरफ्त कुछ सख्त कर दी थी। मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, माज धमका रहा था ताकि वहशत ज़्यादा होकर वो कुछ उगल दे। वो बुरी तरह हाथ पैर चलाने लगा। मैंने गिरफ्त कुछ ढीली की। वो नडाल सा होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है। मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं तुमसे ज़िंदगी की भीख